आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से प्रस्तुत है समाचार तरंग। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का मैं शीला चावला समाचार तरंग में स्वागत करती हूं। श्रोताओं, आज हम बात करने वाले हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में। श्रोताओं, जैसा कि आपको पता है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बाद आई है और 21वीं सदी की ये देश की पहली शिक्षा नीति है। इस नीति में विद्यार्थियों को विज्ञान, टेक्नोलॉजी, कौशल, रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना से लैस करने का प्रावधान है। इस नीति में शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है और शिक्षक प्रशिक्षण का जिम्मा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय यानी इग्नू को सौंपा गया है। आज की हमारी मेहमान भी इग्नू से हैं। क्षेत्रीय केंद्र जयपुर की निदेशक डॉक्टर ममता भाटिया का हम आकाशवाणी जयपुर के स्टूडियो में स्वागत करते हैं। धन्यवाद। श्रोताओं, मैं आपको बता दूं, आज की इस चर्चा में न्यूज रूम से मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी सुदर्शन नाहर। नमस्कार। ममता जी, सबसे पहले तो हम आपसे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य के बारे में ही जानना चाहेंगे। जैसा कि शीला जी आपने बताया ही है कि ये 21वीं सदी की हमारी पहली शिक्षा नीति है और 1986 के बाद 22 साल के बाद 2020 में जो है नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है। शिक्षा का मतलब होता है, जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। तो एक संपूर्ण मानव को किस तरह से हम एक जिम्मेदार नागरिक बनाएं, योग्य नागरिक बनाएं, इसके लिए ज्ञान और कौशल दोनों में वृद्धि करने की जरूरत है। उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही नई शिक्षा नीति को निर्माण किया गया है और इसको लागू किया गया है। जी डॉक्टर भाटिया, शिक्षा का क्या मॉडल इस नीति में अपनाया गया है? वो कौन से नवाचार हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं? इसमें जो है, पहले जैसे अगर हम स्कूल शिक्षा की बात करें तो ये कोशिश की गई है कि स्टूडेंट जो है वो अपनी मदर टंग के साथ जुड़े, बेसिक एजुकेशन के साथ जुड़े। पहले हम 10+2 की बात करते थे, अब उसमें 5+3+3+4 की बात हो रही है, जहाँ पर हम आंगनवाड़ी से ही बच्चों को सही शिक्षा, किस तरह की शिक्षा उनको मतलब जो अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन है उस पर जोर दिया गया है। और 5 साल तक बच्चे को जो है वो बेसिक फाउंडेशन एजुकेशन जो कि मदर टंग में, और उसके बाद जो है 2nd, 3rd and 4th and 5th ये 3 साल, उसके बाद 6th, 7th, 8th और फिर 9th to 12th। और सबसे बड़ी बात जो है कि स्कूल शिक्षा में ही व्यावसायिक शिक्षा, कौशल शिक्षा, इसको जोड़ने का प्रयत्न किया गया है। और इसके साथ साथ ही कि जब बच्चा फॉर्मेटिव स्टेजेस पे होता है तो उसको ज्यादा प्ले वे मेथड से स्कूल की जो किताबों का बोझ है वो कम करके उसको एप्लीकेशन ओरिएंटेड करना और सीखना, अनुभव के साथ सीखना, उस पर ज्यादा जोर दिया गया है। तो इन सब चीजों को, जो अर्ली स्कूल्स भी हैं, उसको भी प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत जो है हर प्रदेश के अंदर स्कूलों का इसी तरह से विकास किया जा रहा है। एक प्राइमरी स्कूल, एक सेकेंडरी स्कूल, इन दोनों को इस तरह से चयनित करके विकसित किया जाएगा कि ये जो पीएम श्री योजना जो है, जो अभी हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने 5 सितंबर को घोषित की है, इसके तहत जो है कि किस तरह से जो स्टूडेंट्स को नई शिक्षा नीति के अनुरूप हम एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। और 6th क्लास से ही इनको जो है इंटर्नशिप्स तक की प्रावधान इस शिक्षा नीति में किया गया है। और अगर जो है स्टूडेंट वो डिफरेंट, जो पहले हमारा ये होता था कि जिसने साइंस पढ़ा है वो साइंस ही लेगा, लेकिन अब हम जो इंटरचेंज है अलग अलग डिसिप्लिन्स का, वो भी पॉसिबल हो पाएगा। एक स्टूडेंट अपने चॉइस के हिसाब से अपनी शिक्षा को कर पाएगा। जी मैम, आपने बताया कि पीएम श्री स्कूल की प्रधानमंत्री ने पिछले महीने घोषणा की थी, तो बस एक छोटी सी यही जानकारी चाह रही थी मैं आपसे कि इसमें राजस्थान को कितना फायदा मिलने वाला है? राजस्थान के तहत जो है 716 स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जा रहा है इसके तहत, और सभी स्कूल जो है वो मॉडल स्कूल बना दिए जाएंगे नई शिक्षा नीति के अनुरूप। और हर ब्लॉक से 2 विद्यालय चयनित किए जाएंगे, जिसमें एक जो है प्राइमरी होगा और दूसरा सेकेंडरी होगा। जी मैम, अभी आपने जैसा कहा कि शिक्षा के जो नया मॉडल है एक, उसमें विद्यार्थियों को सीखने पे जोर दिया गया है, पढ़ने के साथ सीखना।
जी। तो उसके लिए जो अध्यापक हैं क्या उनको भी सिखाया जाएगा पहले? जी, सबसे ज्यादा आमूलचूल परिवर्तन जो है वो शिक्षकों की जो शिक्षा है उसमें किया गया है और एमफिल को खत्म कर दिया गया है। बीएड जो है वो इंटीग्रेटेड डिग्री कर दिया गया है, बीएड और एमएड को जो है, और एक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर एनपीएसटी जो है उसका विकास किया जाएगा, जिसके तहत एनसीईआरटी से परामर्श लेने के बाद ही इसको विकसित करके और 4 वर्ष की एकीकृत बीएड डिग्री की बात अब की जा रही है। तो सबसे ज़्यादा तो चेंज, क्योंकि अगर एक शिक्षक हमारे पास प्रशिक्षित होगा, ये तो है स्कूल लेवल की, और हायर एजुकेशन में भी जो है यूजीसी के द्वारा प्रोफेशनल प्रोग्राम्स तैयार किए जा रहे हैं। डॉक्टर ममता, उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों का जो भविष्य है उसको और बेहतर किया जा सके, उनको भविष्य में और बेहतर मौके मिल सके जब वो अपनी पढ़ाई खत्म कर लें उसके बाद में, तो इस सब के मद्देनजर शिक्षा नीति में किस तरह के प्रावधान हैं? उच्च शिक्षा में जो है हमारा ड्रॉप आउट्स को वेव आउट करने के लिए और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को जो अभी सिर्फ 26% है उसको 50% तक ले जाने का लक्ष्य है हमारा 2030 तक। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की बात की गई है। जैसे कि पहले क्या होता था कि मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, किसी वजह से मैं सिर्फ 1 साल ही कर पाया या 2 साल ही कर पाया और कंप्लीट डिग्री 3 साल की नहीं हो पाई, तो वो मेरा वेस्ट हो गया जितना भी मैंने पढ़ा। लेकिन अब क्या है कि 1 साल के बाद जो है स्टूडेंट को डिप्लोमा दे दिया जाएगा, 2 वर्ष के बाद एडवांस डिप्लोमा और 3 वर्ष कंप्लीट करने के बाद उसको बैचलर्स डिग्री दी जाएगी। इसी तरह से एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्रिएट किया जाएगा, जिसके अंदर जितने कोर्सेज हमने पास कर ली वो हमारे जुड़ जाएंगे। और हायर एजुकेशन में अगर आपको लगता है कि इसको करते करते कोर्स को मुझे बीच में इंटर्नशिप करके आना है, तो आप जाके वो करके वापस आके अपनी एजुकेशन फिर से शुरू कर सकते हैं। और एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में भी चेंज पॉसिबल हो पाएगा। पहले स्टूडेंट अगर एक यूनिवर्सिटी में उसने एडमिशन ले लिया तो उसके बाद उसके पास ये स्कोप नहीं होता था कि वो किसी अन्य यूनिवर्सिटी में उस डिग्री को जाके कंप्लीट कर सके। लेकिन ये जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो लागू किया गया है, उसके बेसिस पर जो है स्टूडेंट अपने हिसाब से अपनी उच्च शिक्षा को पूरा कर पाएगा, उसको कौशल के साथ जोड़ा जाएगा। और एक जो है नेशनल असेसमेंट काउंसिल इसके लिए बनाई जाएगी, परख जिसका नाम दिया गया है, तो वो भी इनके स्टैंडर्ड्स को निर्धारित करेगी। दोनों स्कूल शिक्षा एज वेल एज उच्च हायर एजुकेशन दोनों के बारे में ही बात करेंगे। और इसके साथ साथ ही डिजिटल शिक्षा को विकसित करने की बात हो रही है और अब एक डिजिटल यूनिवर्सिटी की भी बात आ रही है। और उसमें जो है बुनियादी ढांचे को इस तरह से चेंज किया जाएगा कि जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं उनकी कैपेसिटी को बढ़ा के, ताकि वो जितने भी डिजिटल मीन्स हैं उनके द्वारा अपने स्टूडेंट्स तक पहुंच सकें। और जो जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर आर्थिक सामाजिक या जातिगत बाधाओं को सामना करने वाले छात्र ज्यादा पाए जाते हैं, उनमें स्पेशल एजुकेशन जोन्स को नॉमिनेट किया जाएगा, ताकि बहुत जरूरी है। हाँ, ताकि जो इस तरह के स्टूडेंट्स हैं उन तक भी उच्च शिक्षा पहुंच सके। जी मैडम, ये मातृभाषा और भारतीय भाषाओं को भी इस नीति में समुचित रूप से शामिल किया गया है, प्रॉपर स्थान दिया है। तो इसके अलावा 6ठी कक्षा के बाद इंटर्नशिप का प्रावधान भी है। तो इन सब को समाहित करते हुए क्या कुछ नए कोर्स डिज़ाइन किए जा रहे हैं? इस बारे में हमारे श्रोता जानना चाहेंगे। जैसा कि हमने कहा था कि बच्चों की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उसको जांचने के लिए भी अलग से सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं, जिससे कि छात्रों की प्रगति को निर्धारित किया जाएगा। और उसी के साथ साथ नेशनल असेसमेंट सेंटर्स जो हैं वो एनसीईआरटी के साथ मिलकर नए नए कोर्सेज जो हैं उनको डिवाइस कर रहे हैं, जिससे कि स्टूडेंट जो है वो शिक्षा के साथ साथ बागवानी, खेलकूद, योग, नृत्य, मार्शल आर्ट, इन सब में भी पारंगत हो सके। और नॉलेज ऑफ इंडिया, जो हमारी पुरानी वैल्यूज थी, जो हमारी एजुकेशन थी, उसको भी हमारे करिकुलम में इंक्लूड करने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। तो हमारी जो पारंपरिक विधाएं थी उनको भी इसमें जोड़ा जा रहा है। वैदिक मैथमेटिक्स हो गया है और इस तरह के जो भी हमारे पुराने साइंसेज हैं उनको भी किस तरह से आज हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो उससे जुड़ सकें, उसको समझ सकें, उसका भी पूरा इसमें प्रावधान किया जा रहा है। डॉक्टर ममता, इग्नू जो है उसको इस चीज़ का जिम्मा दिया गया है कि नई शिक्षा नीति के अनुरूप वो शिक्षकों को प्रशिक्षित करे, तो इस बारे में भी हम जानना चाहेंगे। देखिए, यूजीसी का ये मैंडेट था कि जितने भी 30 लाख हायर एजुकेशन में इस वक्त हमारे पूरे देश में करीब शिक्षक हैं, तो उनको किस तरह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए तैयार किया जाए। तो ये मैंडेट इग्नू को दिया गया, क्योंकि इग्नू के पास एक राष्ट्रीय जुरिस्डिक्शन है,
इसका जो विस्तार है वो पूरे देश में फैला हुआ है, बल्कि विदेशों तक भी फैला हुआ है। तो इसके तहत जो है यूजीसी के साथ मिलकर इग्नू ने एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम तैयार किया, जो कि यूजीसी की शॉर्ट टर्म प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बराबर है। और ये जो प्रोग्राम है ये निःशुल्क है सभी हायर एजुकेशन के टीचर्स के लिए, और इसमें उनको 36 घंटे देने होंगे और 9 दिन तक इसके अंदर वो एग्जाम्स देके इसको क्लियर, एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव टाइप वो होगा। तो जितने भी इसमें जो प्रशिक्षण है उसके लिए जो भारत सरकार का स्वयं पोर्टल है हायर एजुकेशन के लिए, उसके माध्यम से इसको संचालित किया जाएगा। और इसके लिए उसको कोई भी अलग से लीव लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से ऑनलाइन प्रोग्राम है। इसमें सिर्फ जो हायर एजुकेशन के टीचर्स हैं उनको रजिस्टर करना है, और उसके बाद स्वयं पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगे जितने भी लाइव प्रोग्राम्स भी रहेंगे और उनके रिकॉर्डिंग्स भी उपलब्ध रहेंगे। तो वो अपनी सुविधा के अनुसार उन्हें देख सकते हैं और इस प्रशिक्षण को ग्रहण कर सकते हैं, और उसके बाद जो है उनको सर्टिफिकेशन भी इग्नू के द्वारा प्रदान किया जाएगा। मैडम, प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा सुलभ कराने के लिए कौन से नवाचार किए जा रहे हैं? इग्नू की तरफ से ऐसे कौन से मौके दिए जा रहे हैं जिससे हमारे युवा हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं वो उच्च शिक्षा हासिल कर सकें? इग्नू तो वैसे ही जो है यूनिवर्सिटी एट योर डोर स्टेप हम लोग कहते हैं, आपकी शिक्षा आपके घर द्वार। तो इग्नू का हमेशा से ये प्रयास रहा है कि वो छात्रों के घर द्वार तक पहुंचे, और हमारे जितने भी अध्ययन केंद्र हैं वो ब्लॉक लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो होते ही, लेकिन उसके साथ साथ ब्लॉक लेवल पर, रूरल लेवल पर भी हमारी कोशिश की जाती है कि हम जुड़ें। और अब जैसा कि डिजिटलाइजेशन हो गया है एजुकेशन का, कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया, ये हमारे लिए हमें कहना चाहिए कि ये बून इन डिस्गाइज भी रहा। तो उस दौरान जो है डिजिटल एजुकेशन का बहुत विस्तार हुआ, और अब भारत सरकार ने, जैसा कि हमने पहले भी बात की, डिजिटल यूनिवर्सिटी लॉन्च होने जा रही है बहुत जल्दी, और उसमें से एक दावेदार इग्नू भी है। हो सकता है ये डिजिटल यूनिवर्सिटी इग्नू को ही इसकी जिम्मेदारी भी दी जाए, क्योंकि बाकी जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उनका क्षेत्र जो है वो कम रहता है, लेकिन इग्नू के पास विस्तृत क्षेत्र है और रूरल एरियाज तक पहुंच भी है अब सभी रूरल एरियाज में। और जो स्टडी मटेरियल है वो भी मोबाइल्स के द्वारा स्टूडेंट एक्सेस कर सकता है, काउंसलिंग भी जो है वो मोबाइल पर ही एक्सेस कर सकता है। तो काफी चीजें डिजिटलाइजेशन हमारे रूरल एरियाज में बहुत पेनिट्रेशन हो चुका है इन सारी तकनीकों का, और बहुत सारे विद्यार्थी हमारे ऐसे हैं जो कि रूरल एरिया से हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ते हैं। और अभी तो इग्नू के जो करीब 36 ऐसे कोर्स हैं जो कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ ऑनलाइन मोड में भी ऑफर होने लगे हैं। और इसी के साथ साथ नए जितने भी प्रोफेशनल प्रोग्राम्स भी हैं हमारे, BCA है, MCA है, MBA है, ये सब ऑनलाइन में भी ऑफर हो गए, और इनके जो सिलेबस हैं वो रिवाइज करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से, और आजकल जितना भी हमारा नया टेक्निक्स जो आ रही हैं, जो नए लैंग्वेजेस आ रहे हैं, जो नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, उन सबको भी जो है सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। डॉक्टर ममता, हमारे श्रोताओं में बहुत युवा भी शामिल हैं, एक बहुत बड़ी संख्या है उनकी, तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? युवाओं से तो मेरा यही संदेश है कि वो अपने मूल्यों को ध्यान में रखते हुए हमारी जो परंपराएं हैं उनसे दूर ना होकर, बल्कि उनके साथ जुड़कर अपनी खुद की प्रगति और देश की प्रगति में योगदान दें। सबसे पहले अपना विकास करें तो अपने आप समाज का और देश का विकास करने में वो ज़रूर अपना योगदान दे पाएंगे। डॉक्टर ममता, आपने अपने कीमती समय में से आकाशवाणी के समाचार तरंग कार्यक्रम के लिए अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। श्रोताओं, चलने से पहले मैं आपको बता दूं, इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग रहा OP शर्मा का, संपादक सुदर्शन नाहर और प्रस्तुतकर्ता नीलेश कालभोग।